आज ये आपकी ओरिएंटेशन क्लास है। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लैट 2026 वीकेंड बैच। तो इसमें मैं आपको आपके एग्जाम से फेमिलियराइज करवाऊंगी, कैसा है एग्जाम, क्या पैटर्न है, किस तरह से आप तैयारी को शुरू करेंगे, किस तरह से आपकी तैयारी में दृष्टि आपको सपोर्ट करेगा। एंड ऑफ कोर्स क्लैट के अलावा अलोंग द वे हमारे इस कोर्स से आपके कौन कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाती है, राइट। क्लैट ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। और ज्यादातर बच्चा जो लॉ करना चाहता है वो इस एग्जाम को देता ही है, राइट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु ड्रीम टू बिकम समथिंग इन द लीगल फ्रेटर्निटी tend to take this exam particularly because it gives them opportunities to study in the best law schools in this country, right? तो ये एग्जाम इम्पेरेटिव है ही। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनका मैं जिक्र करूंगी इस सेशन में। लेट अस स्टार्ट। क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट सबको पता ही है। आप इस एग्जाम की अब प्रिपरेशन के पूरी जर्नी में आ चुके हैं और इस पूरे सफर को हम शुरू करेंगे। तो इसके बारे में जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उनको और थोड़ा जो पता है उनको भी, राइट। सो क्लैट बेसिकली इज an exam that gets you opportunity to study in national law universities of India। ये एग्जाम जो था वो पहले इंडिविजुअली हर एनएलयू अलग अलग करवाता था, ठीक है। मतलब ये एग्जाम नहीं, एनएलयूज अपने आप में अपने लिए जब एडमिशन लेते थे तो वो इंडिविजुअली एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते थे। फिर 2008 के करीब एनएलयूज ने डिसाइड किया कि एक एनएलयू इस चीज़ का पूरा दारोमदार उठा लेगा कि हम एक एग्जाम करवाएंगे और बच्चों के स्कोर के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि उनको कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए। क्योंकि कॉलेजेस का एक कंपैरेटिव एनालिसिस तो होता ही है, उनको रैंकिंग दी जाती है, कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, कुछ ठीक हैं, ठीक है। बाद में फिर कंसोर्शियम, एक ऑटोनॉमस बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट की गई जो कि इस पूरे एग्जाम को गवर्न करने के लिए ही बनाई गई कि इंस्टेड ऑफ अ यूनिवर्सिटी monitoring and supervising, curating the exam, there should be an independent body whose sole responsibility is to conduct the exam, right? And this body is known as consortium। अब क्लैट जो है वो 2020 में अपना पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर चुका। आप जिस क्लैट को अटेम्प्ट करेंगे वो एग्जाम 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। द सेक्शंस बीइंग इंग्लिश, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। अब इस एग्जाम को जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक क्राइटेरिया है इस एग्जाम का, वो है 12th। आपका 12th में होना जरूरी है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अब सोचने वाली बात है, एग्जाम दिसंबर में होता है और बोर्ड्स तो मार्च और अप्रैल के आसपास होते हैं, तो क्या आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल है, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। 10th और 11th का भी अगर बच्चा है तो इस एग्जाम को दे सकता है, लेकिन उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको अपनी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ती है 12th की, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड के लिए अपियर करेंगे नेक्स्ट ईयर तो आप इस साल क्लैट में आ सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर अ नेशनल यूनिवर्सिटी थ्रू क्लैट, ठीक है। तो 10+2 इज द बेसिक क्राइटेरिया। परसेंटेज भी है मिनिमम यहाँ पे। You need to have at least 45% marks if you belong to a general or a OBC category, and you need to have 40% marks if you belong to SC, ST or PWD category। अब ये भी सवाल है कि मैम इन मार्क्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्योंकि क्लैट जब हम देते हैं, व्हेन वी टेक द एग्जाम वी डू नॉट रियली हैव अ रिजल्ट विद अस, राइट, क्योंकि बोर्ड्स तो बाद में होंगे। सो लाइक आई सेड, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप कॉलेज में जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने। वो वही डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने अपने फॉर्म में या जो आपकी आइडेंटिटी की डॉक्यूमेंट्स, द फैक्ट दैट यू हैव क्वालिफाइड और पास्ड बोर्ड्स, द फैक्ट दैट यू बिलोंग टू अ सर्टेन कैटेगरी, द फैक्ट दैट यू हैव अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपके बोर्ड्स, वही जो आइडेंटिफिकेशन जो आपको मिल सकता है, सब कुछ वो आपको कॉलेज में जमा करना पड़ता है। उसमें आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, राइट, उसमें आपकी मार्कशीट होती है। तो उस दौरान आपके पास 45% एंड 40% मार्क्स रेस्पेक्टिवली होने चाहिए। Even if you are a rank holder, if you have, let's say, rank 1 at your disposal but you do not possess the required marks, you'd be disqualified और आपकी सीट नेक्स्ट बेस्ट स्टूडेंट को दे दी जाएगी,
ठीक है, तो इतने मार्क्स आपको चाहिए, काउंसलिंग में इनकी जरूरत पड़ती है। कुल मिला के 27 नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं हमारी कंट्री में, जिसमें से 26 तो क्लैट के थ्रू एडमिशन ले लेती हैं। बाकी एक यूनिवर्सिटी है एनएलयू दिल्ली, एनएलयू डी, जो कि अपना एक अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एलिट, राइट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। वो कुछ क्लैट के पैटर्न पर ही है, लेकिन उसमें लीगल रीजनिंग पे उतना जोर नहीं है। दे फोकस ऑन लॉजिकल रीजनिंग. Even the questions that come of legal reasoning are based on a logical reasoning pattern rather than a legal reasoning pattern. अब इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको जैसे जैसे हम शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई वैसे समझ आ जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की है, 120 मिनट्स, क्वेश्चन भी 120 होते हैं। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 1 मार्क, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 डिडक्ट हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, इसलिए आपको इस एग्जाम में एक स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं यू नो, there is no particular name of that skill, but it is basically a certain kind of discipline. competitive एग्जाम्स में, स्पेशली उस तरह के एग्जाम जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे गेस कर लेते हैं उन सवालों के जवाब को जो उन्हें आते नहीं हैं। अब अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये करने में कोई बुराई नहीं है, यू कैन प्ले विद योर लक इफ देयर इज नथिंग टू लूज, बट इन क्लैट यू एक्चुअली हैव मार्क्स टू लूज, तो यू कैन नॉट रियली टेस्ट योर लक। अगर आपको आता है, unless and until you are reasonably confident when it comes to a question or an answer, I suggest that you never choose an option. अगर आपको अच्छी तरह से आप कॉन्फिडेंट हैं, रीजनेबली कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, रीजनेबली यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये जवाब सही है, 95% ये जवाब सही है, तो आप उसको चूज करें। लेकिन जरा सा भी अगर कुछ शक है दिमाग में या डाउट है या किसी भी वजह से कोई कंफ्यूजन है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस क्वेश्चन को इमीडिएटली छोड़ दें, ठीक है। अलॉन्ग द वे आप बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, बहुत सारे लोग आपको गाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक मेंटोर नहीं होता है, बहुत सारे और भी लोग आते हैं गाइड करने के लिए, तो आपको बताया जा सकता है कि नहीं 120 में से इतना तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए, उतना तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। आई वुड से कि नहीं करना चाहिए, है ना। हालांकि ऐसा नहीं कि आप 119 या 18 अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी में कम टाइम रहा है, यू हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू योर प्रिपरेशन, स्पेशली इफ इट इज लेस देन एन ईयर, है ना, आई वुड सजेस्ट दैट 7-8 मंथ्स की जो प्रिपरेशन होती है वो एवरेज प्रिपरेशन की कैटेगरी में आती है, तो उसमें बच्चे को एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लक तक का तो कोई रोल होता ही नहीं, इफ यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो ये होता है एग्जाम का ओवरऑल पैटर्न। जो एग्जाम के जो सवाल हैं वो कुछ अलग तरह से आते हैं, जैसे क्लैट जो है वो बाकी एग्जाम्स, एप्टीट्यूड एग्जाम से अलग है। आपके सामने एक पैसेज होता है एंड दैट पैसेज में कम फ्रॉम एनी टॉपिक बेस्ड ऑन विच सेक्शन इट इज फ्रॉम। जैसे अगर इंग्लिश का पैसेज है, इंग्लिश के सेक्शन का पैसेज है, तो वो कोई फिक्शनल राइटअप हो सकता है, कोई एनेक्डोट हो सकता है, कोई भी कुछ कहानी हो सकती है, या फिर कोई जनरल आर्टिकल हो सकता है, कोई एडिटोरियल हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट। और उसके बेसिस पे इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो ग्रामर से रिलेटेड हो सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वोकैब से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज वन थिंग। लीगल में जो पैसेज आएगा वो किसी लीगल प्रेमाइस पे आएगा, किसी लीगल डेवलपमेंट के ऊपर आ जाएगा, या फिर पर्टिकुलर लॉ के ऊपर आ जाएगा जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लीगल रीजनिंग एक अलग तरह का सब्जेक्ट होता है। लीगल रीजनिंग में आप लॉ को पढ़ते हैं जो कि पैसेज में दिया हुआ है, उस लॉ को आपको समझना होता है, उस प्रिंसिपल को आपको समझना होता है। जैसे ये समझिए कि आपके पास पैसेज आया जिसमें लिखा हुआ है कि थेफ्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू लॉ, what actually theft is, right, as defined by the Bharatiya Nyaya Samhita. Now theft is a crime of course and it has several prerequisites, so unless there are certain elements that qualified, offense theft नहीं होगा, वो कुछ और हो सकता है लेकिन वो चोरी नहीं होगी। There are 5 elements जो कि theft के लिए compulsory हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
तो जब तक वो 5 एलिमेंट्स फुलफिल नहीं होते तब तक ऑफेंस को थेफ्ट नहीं बोला जा सकता और तब तक कन्विक्ट को थेफ्ट के लिए सजा नहीं दी जा सकती। उसे किसी और ऑफेंस की सजा मिल सकती है, उसके ऊपर किसी और ऑफेंस का चार्ज लग सकता है, थेफ्ट का नहीं लगेगा अगर पांचों एलिमेंट्स एक साथ क्वालिफाई या प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये पैसेज आपको समझा रहा है। और फिर वो आपको हाइपोथेसिस देता है कि राम और श्याम ने घर में घुस के ऐसे ऐसे किया। राम को तो चोरी की सजा मिली लेकिन श्याम को रॉबरी के लिए पनिश किया गया। तो क्या ये सजा एक्यूरेट है? और फिर आपको रीजन दे दिया गया। नो, ये सजा एक्यूरेट नहीं क्योंकि ये रीजन है। यस, ये सजा एक्यूरेट क्योंकि ये रीजन है। अब ये होता है लीगल रीजनिंग। आप वो लॉ जो पैसेज में दिया हुआ है आपको उसे पढ़ के समझते हैं और फिर उसी लॉ को अप्लाई करते हैं रीजन को निकालने में। यू यूज अ लीगल प्रिंसिपल टू कम टू अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, जैसे कि राम को थेफ्ट की सजा हुई है, ये सही है। क्या रीजन है? क्योंकि थेफ्ट के एलिमेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं। श्याम को रॉबरी की सजा हुई है, क्यों? क्योंकि रॉबरी के एलिमेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर ये ऑप्शन आपको, ये रीजन किसी ऑप्शन में मिलता है, आप उसे चूज कर देंगे और वही आंसर सही होगा। ठीक है, अगर या इसका उल्टा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की हाइपोथेसिस क्या पूछ रहा है। मैंने तो आपको एक एग्जांपल दे दिया। ये है लीगल रीजनिंग, राइट? दिस इज व्हाट लीगल रीजनिंग इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कई बार स्ट्रेट क्वेश्चन भी आ जाता है और वो स्ट्रेट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके अटेंशन टू डिटेल को या फोकस को चेक करता है। ठीक है, जैसे आपको सब कुछ बता दिया कि भाई डेटा प्रोटेक्शन है और डेटा प्रोटेक्शन के चलते ये राइट्स हैं, ये ड्यूटीज हैं। राम ने ऐसा किया तो बताइए क्या उसने अपनी ड्यूटी वायलेट की? अब उसकी ड्यूटीज जो है वो पैसेज में लिखी हुई हैं। अब कंसर्शियम ये देखना चाहता है कि ड्यूटीज को पढ़ते वक्त और पैसेज को पढ़ने के बाद क्या आपको याद रह गया कि पैसेज में लिखा क्या था? Were you able to retain what was written in the passage? Can you recall the duties? Of course, ऐसे तो पैसेज सामने ही है, कोई आपसे ओरली आके नहीं पूछेगा बताओ क्या ड्यूटीज थी, है ना? तो ऐसे इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ एन एग्जाम। बट द पॉइंट इज कि उस पैनिक के माहौल में जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चे पर, पैसेज को पढ़ने में ही काफी टाइम लग जाता है। फिर उस पैसेज में से उस पर्टिकुलर पॉइंट को ढूंढना जिसको यूज करना है आंसर को सॉल्व करने के लिए, वो और टाइम टेकिंग होता है। अब बच्चा जो बहुत टाइम लेता है इन चीजों को करने में, उसका पेपर छूट जाता है। लेकिन जो बच्चा इस आर्ट को समझ लेता है वही रैंक होल्डर भी बनता है और वही पेपर भी कंप्लीट कर पाता है। तो हमारा का पूरा जो एक एजेंडा है वो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, राइट? द आर्ट ऑफ सॉल्विंग द एग्जाम। everybody has access to the same material, resources are more or less the same, subject और syllabus भी सेम ही रहेगा obviously, है ना? थेफ्ट तो थेफ्ट ही रहेगा, पढ़ाया अलग अलग तरह से जा सकता है लेकिन चोरी तो चोरी है, राइट? तो syllabus, pattern, everything, resource, material, everything more or less remains constant when it comes to preparation. But the art of solving an exam, the art of writing an answer, the art of reasoning is something which needs to be developed. और ये डेवलपमेंट जो है वो आपको वो हमारी पूरे के पूरे प्रोग्राम का, कोर्स का मेजर फोकस है कि आपको हम उस एप्टीट्यूड में कैसे लेकर आए। हाउ डू वी गिव यू द स्किल्स, और the fact that we need to give you the skills that are imperative to qualify this exam with flying colors. ठीक है, यही चीजें हैं जो आपको समझनी होती हैं। बहुत सारा, कई बार बड़ा लंबा लेक्चर होता है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, बट उसमें कुछ बातें ऐसी होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई माइट से अ लॉट ऑफ थिंग्स, सम ऑफ देम आर नॉट रियली रेलिवेंट, है ना? एक्सटेम्परी बहुत सारी बातें निकल जाती हैं। कुछ बातों को हो सकता है आपको लगे कि अरे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अलोंग द वे आई माइट से समथिंग व्हिच इज सो क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टू योर प्रिपरेशन, यू इमीडिएटली कलेक्ट दैट नगेट, राइट? और वही आपके प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा काम भी आएगा, राइट? तो जैसे कि वो स्टूडेंट्स मेरी क्लास में, मैं कुछ चीज़ों पे लगातार एम्फसाइज करती रही कि आपको यू नीड टू फोकस ऑन रीडिंग, यू नीड टू फोकस ऑन दी स्किल्स, यू नीड टू फोकस ऑन दो स्किल्स। उन्हीं स्किल्स को आपको डेवलप करना है। नॉलेज तो आप गेन कर ही लेंगे, नॉलेज इतनी ज़्यादा टेस्ट होती भी नहीं है क्लैट में। इट्स नॉट अ नॉलेज टेस्ट, इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना?
सो ये हमने पैटर्न समझ लिया है, क्लैट का ये पैटर्न है। पैसेज आता है, पैसेज पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पैसेज को समझना है, उसे पढ़ना है और फिर उन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो उसी पैसेज पे बेस्ड होंगे, ठीक है। अब एग्जाम का जो डिवीजन है वो 5 सेक्शंस में है, लाइक आई हैव सेड, टोटल 120 मार्क्स आते हैं। लीगल रीजनिंग लेंथीएस्ट सेक्शन है, हालांकि आइडियली जो कंसोर्शियम भी कहता है वो यही कहता है कि जीके और लीगल रीजनिंग 25-25% है, लेकिन रीजनिंग में हमेशा 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा ही होते हैं। रीजनिंग, लीगल रीजनिंग के पैसेजेस भी सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं। अब इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कोर्स, बिकॉज आप लॉ ही करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बिकम अ लॉ ग्रेजुएट आफ्टर ऑल, तो लॉ पे ही कंसोर्शियम का ज़्यादा ध्यान है, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ही है। तो ये सेक्शन जो है बच्चों को इस पे फोकस करना होता ही है और करते भी हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस सेक्शन ओनली, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे focus on this section only, just this section, they forget the remaining 4 sections। वो इस सिर्फ 50% पे ध्यान देते हैं, जीके पे ध्यान दे लेते हैं और लीगल रीजनिंग पे ध्यान दे लेते हैं। उन्हें लगता है इस 50% को हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ये 50% तो आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, लेकिन एक एप्टीट्यूड के एग्जाम में आप 100% की प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके आपके 70% आते हैं और कट ऑफ चली जाती है 85%। तो बताइए कैसे होगा एग्जाम क्वालिफाई? यही ट्रिक है, आप 100% की ही प्रिपरेशन करते हैं। ये 25, ये जो 50% है, ये सब एक ही स्टैंडर्ड का होता है सबका। नोबडी इज टू गुड इन लीगल रीजनिंग। पीपल माइट से कि मुझे लीगल रीजनिंग मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, आपको लॉ समझ आता था उसी तरह से जैसे वो सब बच्चों को समझ आता है। इट्स अ थ्योरी, ठीक है, थ्योरी सबको समझ आती है। अब थ्योरी में इसमें कुछ भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैथमेटिक्स, कोई प्रिंसिपल, कोई हाइपोथेसिस नहीं है, कोई फिजिक्स का नियम नहीं है। इट्स प्लेन सिंपल थ्योरी। थ्योरी किसको नहीं समझ आएगी भाई? सबको आ जाएगी। मैं अगर आपको बताऊं कि अगर अग्रीमेंट में ये सब कुछ हो तो अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अब ये बात किसको नहीं समझ आएगी? सबको समझ आ जाएगी। तो लॉ को समझना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ना, और सब बच्चों के लिए आसान है। नोबडी फाइंड्स लीगल रीजनिंग डिफिकल्ट। व्हाट स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्ट इज टू क्रैक लीगल रीजनिंग। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो उनके मार्क्स को अफेक्ट करता है। भाई लीगल रीजनिंग तो आसान है, लेकिन लीगल रीजनिंग में आने वाले पैसेजेस लेंदी हैं, है ना, उनके क्वेश्चंस जो हैं वो लेंदी हैं। वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है जो आपको लॉ पढ़ने के दौरान आनी चाहिए वो जरूरी है, क्योंकि पैसेजेस लेंदी हैं तो आप एक गुड रीडर हो ये भी जरूरी है। There are multiple skills that you require apart from being good at legal reasoning is what I'm saying। सिर्फ एक आपका लॉ समझ में आ रहा है ये काफी नहीं है, इसके साथ आपकी रीडिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक एक डिसेंट अमाउंट आपके वोकैब का होना चाहिए, एक डिसेंट वोकैब होनी चाहिए आपकी, जिससे आप एक कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश के पैसेज को समझ सकें। अटेंशन टू डिटेल होनी जरूरी है, क्योंकि उस पैनिक स्ट्रिकन माहौल में आपको कानून पढ़ना है और कानून समझना भी है और फिर उस कानून को अप्लाई भी करना है। फोकस, डिस्ट्रैक्शन, फोकस, अटेंशन टू डिटेल, कंसंट्रेशन, दीज आर इम्पेरेटिव स्किल्स और ये डेवलप करना जरूरी है, तब आप एक्चुअली कह सकते हैं कि मुझे लीगल रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है। सिर्फ लॉ समझ में आना काफी नहीं होता। सो माई गोल इज नॉट जस्ट टू टीच यू लॉ। मैं आपको कानून तो पढ़ाऊंगी ही, लेकिन मैं आई विल मेक श्योर कि आप पढ़ने के साथ साथ, लॉ समझने के साथ साथ रीडिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे हैं, फोकस के साथ, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना भटके, जो कि आपकी एज में बहुत आसान है। पैसेज को कैसे पढ़ें और पैसेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसे कैसे समझें, और उसी समझ को क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान कैसे यूज करें। दिस इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू, राइट? रीडिंग द पैसेज, keeping yourself focused, making sure that you do not get distracted, attention to detail, understanding what all is important in that passage, retaining that, and then using that information to solve the questions that would follow. This is what I'm going to train you in while teaching legal reasoning, along with, of course, legal knowledge, right? This is what my agenda is going to be. Okay, I would suggest that apart from focusing on this 50%, you need to make sure that you are also developing, or if you that you are also, you know,
putting in efforts for the other remaining sections as well. They are as important as the GK and legal reasoning sections. Logical is something that students find most difficult because that it is absolutely new, right? So breaking down assumptions and choosing a logical conclusion is something that needs to be understood. How to do that? How do you read an argument, read an assumption that do the needful? This is something that requires training. This requires a proper practice which you would be given. Then we have English. You cannot mug up an entire dictionary if you want to become a good what should I say, if you want to have a good vocabulary. That is absolutely not possible. But there are ways in which you can solve these questions without having to mug up an entire dictionary. Synonyms, antonyms. Quantitative technique is one section that students find most complicated because maximum students who take CLAT come from humanities background or commerce background where they do not really have mathematics. The syllabus of quantitative techniques in CLAT is similar to that of 9th, 10th. Everybody has mathematics in 9th, 10th. So there is nothing that is scary. Anyone who is, making or who's, I don't know, who maybe wants to quit this section altogether, please prepare yourself for non-qualification. You won't be able to qualify. Choosing to leave an entire 10% of the paper will not get you a college in CLAT. The competition is cutthroat. Every year, a national index, which is a made up word, of course, but a national aptitude index increases every year. Number of students increase, the understanding of this exam increases, the awareness regarding what else is required apart from this, the knowledge of this section also increase. So students become aware more and more every day. The quality of materials increase, the number of mocks that are being released also gets increased. What I'm saying is that the ability of students understanding and becoming capable of taking this exam and qualifying it with good marks increases every year. So you need to be in that category. हर साल बच्चा बेहतर हो जाता है. इस एग्जाम को उस एग्जाम की समझ उसे और अच्छी तरह से आ जाती है. पढ़ाते पढ़ाते हम मेंटोर्स भी हर साल कुछ नया सीख जाते हैं. तो ऑब्वियसली हम उस इंफॉर्मेशन को अपने बच्चों को भी सिखाएंगे. तो अगर हम एग्जाम से और फेमिलियर हो रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं होंगे? सोचने वाली बात है. वो स्टूडेंट जो डेवलप होता जा रहा है, अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा है, वो 5 सेक्शन पे फोकस कर रहा है, ठीक है, और वो 5 सेक्शन पे फोकस करेगा, ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा और सब स्टूडेंट्स ऐसे ही करेंगे और आप मैथमेटिक्स को छोड़ने का सोच रहे हैं. ये 10% अगर आप छोड़ देते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसकी वैसे ही प्रिपरेशन करनी है जैसे कि बाकी सारे सेक्शंस की हो रही. ओवर द टाइम ये सेक्शन बहुत इजी भी हो जाता है और आपके पकड़ में भी आ जाता है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, ठीक है. अब ये यूनिवर्सिटीज हैं जो क्लैट में पार्टिसिपेट करती हैं. पूरी की पूरी 26 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है. सबसे जो ऊपर है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी बैंगलोर, राइट. इट इज द टॉप कॉलेज ऑफ कोर्स. तो उसके बाद नालसार आता है. इनमें से इस कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ, यहाँ से मैंने LLM किया है और इस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है. सो दीज आर माय 2 कॉलेजेस. अच्छा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्कोर यू आर गेटिंग आपको कॉलेज मिलता है. कॉलेज में क्वालिफिकेशन का तो क्लैट है प्रोसेस, बट विच कॉलेज you would be allotted is another process altogether, something that we need not discuss right now. बहुत complicated है वो चीज. इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है NLUD जिसका एग्जाम ALET है, ठीक है. ये भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसका मेजर फोकस लॉजिकल रीजनिंग पे होता है. इस एग्जाम में 70 मार्क्स की सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग ही आती है. इस लॉजिकल रीजनिंग में वो लीगल भी पूछ सकते हैं और मैथ्स भी पूछ सकते हैं. क्रिटिकल रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं. ये कैसा सब्जेक्ट है,
ठीक है, हालांकि मैथ्स आता नहीं है और आया भी नहीं है आज तक, लेकिन आ सकता है, लीगल रीजनिंग आ जाता है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है। इनफैक्ट मैंने देखा है क्लैट में भी जो बच्चे लॉजिकल पे भी उतना ही फोकस रखते हैं जितना उन्होंने लीगल और जीके पे रखा है, वो बहुत अच्छे मार्क्स से क्लैट को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब लीगल रीजनिंग में आपको बता ही चुकी कि किस तरह से क्या क्वेश्चंस आते हैं। कंसोर्शियम बहुत पहले से अनाउंस कर रहा है और अपने नोटिफिकेशंस में भी यही कहा जाता है कि भाई आपको लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है। बैक इन 2020 when they completely changed the pattern, the first thing that they argued was that you do not really require to have prior knowledge of law, and then they gave the most difficult exam of all, and the students who did not know law or or had no knowledge of law were at an extreme disadvantage. The passages that are there are evidence of the fact that legal knowledge would definitely give you an upper hand, right? So we do not, or the consortium does not really expect you to become legal researchers and start researching and read everything in extreme detail. बिल्कुल आप पे ये नहीं, आपसे एक्सपेक्टेशन रखा जाता कि आप कमेंट्री उठा लीजिए, ठीक है। लॉ को बहुत डिटेल में जब इंटरप्रेट किया जाता है तो उस किताब को कमेंट्री कहते हैं, वो बहुत मोटी होती है, ओके। तो आपने जो उसमें भी देखी होंगी, जो वकीलों के चेम्बर्स में जो मोटी मोटी किताबें रखी होती है वो एक्चुअली कमेंट्री ही होती हैं, ठीक है। तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप कमेंट्री उठा लें या कोई टेक्स्ट बुक उठा लें, बिल्कुल भी नहीं। आप बस इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपको मैंने क्या पढ़ा है, दैट्स इट, राइट। एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल टीच यू एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर द एग्जाम। और कोई भी मुश्किल से कोई ऐसा पैसेज होगा जो आपकी नजर से बच गया होगा, बहुत मुश्किल से। सो हाउ आर वी गोइंग टू टेक ऑन दिस कोर्स, किस तरह से होंगी चीजें। एवरीथिंग वुड स्टार्ट बाय अ कन्वेंशनल लॉ, जो एक जो ब्लैक लेटर लॉ है, जो बुक्स में लिखा हुआ है, जिसे लेजिस्लेचर ने ड्राफ्ट किया है। पहले हम उसे समझेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत होगी शायद, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, क्रिमिनल, कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली, आईपीआर, ये हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ आफ्टर फिनिशिंग दैट लॉ, उस महीने या फिर उस दौरान जितने भी उस लॉ से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुए, जैसे लेट्स से हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत की। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास खत्म होने के बाद कुछ 5 to 6 क्लास डेडिकेट की जाएंगी लीगल करंट अफेयर्स के लिए। इन लीगल करंट अफेयर्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब जितने दिनों में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म किया है उतने दिनों में और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी लीगल करंट डेवलपमेंट हुआ है वो आपको मैं उन 5 क्लासेस में पढ़ा दूंगी, ठीक है। उसके बाद अब आप कहेंगे कि मैम जब आप क्राइम पढ़ा रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेवलपमेंट हुआ है उसका क्या करेंगे, वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन से की है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई नया डेवलपमेंट बाद में पढ़ाऊंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा, पढ़ाया आपको सब जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज that after every law there are about 5 to 6 classes dedicated solely to teach you legal current affairs, so that you know what is happening in the legal fraternity everywhere in your country as well as the international level. यही तरीका होता है कंसोर्शियम का भी पैसेज बनाने का। जनरली ऐसा होता है कि वो पैसेज को यहीं से उठाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से, क्रिमिनल टॉर्ट से कोई पैसेज आता नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल आ जाता है ना। उसके आने के चांस उतने ही हाई हैं जितने इसके आने के चांस हैं। लेकिन जो अभी जो चल रहा है करंट सिनेरियो वो ये है कि दे फोकस अ लॉट ऑन लीगल करंट डेवलपमेंट। They choose to select passages which were more in circulation rather than choosing something which is conventional, ठीक है। तो मर्डर की कोर डेफिनेशन देने की बजाय वो मर्डर से रिलेटेड कोई इंसिडेंट देंगे, समझ गए आप मेरी बात। तो ये है कंसोर्शियम का ट्रेंड। आवर आइडिया इज टू टीच यू एवरीथिंग। मर्डर से रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट भी हुआ है तो मर्डर अगर आप समझते हैं तो इस इंसिडेंट को अपने आप ही समझ जाएंगे, मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। ये डेवलपमेंट की जो क्लासेस हैं वो उन बातों पे फोकस करेंगी, ऐसी इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगी जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको एग्जाम में काम आएगी और जिस पे पैसेजेस बनने के चांसेस बहुत हाई हैं। इस तरह से आप उस सारी इंफॉर्मेशन
से फेमिलियर हो जाएंगे जिस पे पैसेज बन सकता है। ठीक है, अब इससे क्या एडवांटेज मिलता है, एडवांटेज को समझते हैं। मान लीजिए कि सिंड्रेला की कहानी आप सबने सुनी ही होगी, नहीं, सिंड्रेला से रिलेटेड शॉर्ट स्टोरी आ जाती है और उस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। What are the chances that you would be able to qualify, you would be able to solve those questions? A very good chance, isn't it? सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि सिंड्रेला की कहानी आपने बहुत बार सुनी है, कई बार सुनी है, आपको उसके बारे में पता है, यू आर अवेयर ऑफ ऑल दैट हैपेंड इन दैट स्टोरी, right? So if anybody asks you questions relating to that story, you would be able to answer those questions without losing confidence, without getting distracted. Distraction generally तभी आता है जब जवाब मालूम नहीं होता, वरना दिमाग अपने आप फोकस कर लेता है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो तभी आएगा जब आपको इस कहानी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता हो पहले से। यही मेरा सोल पर्पस है। लीगल एग्जॉस्टिव तो नहीं है, ठीक है, वी कैन नॉट रियली से फॉर श्योर कि क्या पूछा जा सकता है, कहाँ से पैसे जा सकता है, ये तो बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम को तो कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, इफ आई गिव यू इनफ, right, or if I give you so much that even if a passage comes from an unfamiliar premise, आपने लॉ को इतने अच्छे से समझ रखा है कि आपके लिए वो अनफेमिलियर प्रेमाइस भी क्रैक करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, लॉ के पैसेज को कैसे पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगी, इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी ताकि आपके सामने फेमिलियर पैसेज आ जाए, राइट, तो आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट महसूस करें। बट अगर वो पैसेज फेमिलियर नहीं भी होता है तो आई वुड मेक श्योर दैट यू वुड नॉट पैनिक एट ऑल। दैट इज समथिंग दैट ऑफ कोर्स हैपेंस अलोंग द वे, इतनी ट्रेनिंग आपको दे दी जाती है। ओके, सो दिस इज द आइडिया, वी मेक श्योर दैट वी टीच यू एवरीथिंग दैट वी कैन, so that there is nothing, no stone that remains unturned, there is nothing that can scare you, catch you by surprise or makes you feel disoriented while taking the exam. This is our entire idea. ठीक है, तो ये होगा हमारे लीगल रीजनिंग का जो पूरा सिलसिला है वो इस तरह से चलेगा। पहले हम लॉ पढ़ेंगे, फिर उस दौरान या उस पूरे पीरियड में जितना भी लीगल डेवलपमेंट हुआ है उस लॉ को पढ़ने के बाद हम वो पढ़ेंगे, और हम हर वक्त हर लॉ को खत्म करने के बाद ऐसा करेंगे। फिर जब हम सारे लॉज खत्म कर देंगे तो जितने भी डेवलपमेंट्स बीच में हुए या फिर पहले हुए जो उस दौरान मैंने आपको नहीं पढ़ाए वो मैं आपको इकट्ठा पढ़ा दूंगी। Right, so you would have not just conventional information with yourself, which is concept, but you would also have a lot of legal current affair as well, general information. वो general information शायद जी के current affairs के section में भी आपके काम आ जाए। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि आपको पढ़नी होगी, पढ़ के आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इससे रिलेटेड आपको पैसेजेस भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एट दृष्टि वी फोकस ऑन डेली प्रैक्टिस। ठीक है, I don't leave it on students to take mocks or attempt passages on their own. नहीं, मैं इतना विश्वास बच्चों पे शुरुआत में करती ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को होमवर्क देना जरूरी है, स्पेशली कंपटीशन में जो एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है। तो जब भी आपकी क्लास होती है उस क्लास में आपको जो भी पढ़ाया गया है उस पूरे के पूरे लेक्चर के बेसिस पे सारे के सारे पैसेजेस ड्राफ्ट करके आपको उसी दिन दे दिए जाते हैं। मतलब इफ आई टॉट यू टॉट और मैंने आपको कुछ डिफेंसेस पढ़ाए हैं, ठीक है, वॉलंटाइन, नॉन फिट इंजूरिया, इनएविटेबल एक्सीडेंट, नेसेसिटी, ये सारे मैंने आपको डिफेंसेस पढ़ाए, तो उन डिफेंसेस पे बेस्ड पैसेजेस भी मैं आपको उसी दिन दे दूंगी और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप उस दिन ही उन पैसेजेस को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से अगर आप के पास कोई डाउट भी रह गया है या कोई प्रिंसिपल आप समझने से चूक गए या क्लास में कोई ऐसा मोमेंट था जहां आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और आप मेरी बात नहीं समझ पाए, तो आप उस पैसेज को सॉल्व करके ये पता लगा सकते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितने अच्छे से समझ आया है और आप इमीडिएटली उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस हैपेंस विद एवरी सब्जेक्ट, वी गिव यू प्रैक्टिस एवरी डे। बिल्कुल बच्चों पे नहीं छोड़ा जाता कि वो घर जाके किताब खोलें और फिर प्रैक्टिस शुरू करें, नहीं, डेली असाइनमेंट्स होते हैं और इन डेली असाइनमेंट्स के बाद सैटरडे संडे आपको एक प्रॉपर पूरे जो हफ्ते का आपने पढ़ा है उसका एक मॉक दे दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट का, नॉट अ कंप्लीट 120 क्वेश्चन का मॉक,
पर आपने जो भी कुछ पढ़ा उस हफ्ते, all the concepts that I've taught, you'd be given a passage on all those concepts. So it will be a lengthy test, right? So this way you remain in that practice mode constantly. जो एप्टीट्यूड है स्पेशली क्लैट, उसको प्रिपेयर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है? जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रिपेयर और प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली चलती है, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस। अगर आपको ये लगता है कि मैं प्रिपेयर पहले कर लेता हूँ, प्रैक्टिस बाद में करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। 5 सब्जेक्ट हैं और पांचों सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हैं अपने आप में, उनका कोई आपस में रिश्ता नहीं, कोई रिलेशन नहीं। तो सोचने वाली बात है, अगर लीगल रीजनिंग के बाद आपको सीधा क्वांट शुरू कर दिया गया और आपने लीगल को प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं किया, आप इंतजार कर रहे हैं कि पांचों सेक्शन के खत्म होने के बाद मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा, तो प्रैक्टिस तक आते आते तो आप लीगल भूल जाएंगे, बिल्कुल लॉजिकल भी भूल जाएंगे, ठीक है? Nobody is testing your theory, everybody is testing how well you understand law and how well you can apply the principles. You can only apply principles by practicing their application over and over again. एक एडवोकेट एक ही दिन में एडवोकेट नहीं बनता, अच्छा उसे सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसलिए उसके प्रोफेशन को प्रैक्टिसिंग कहते हैं। प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस, द मोर दे प्रैक्टिस बेटर दे बिकम। जितना पुराना डॉक्टर है वो उतना ही बेहतर है, क्योंकि उसे बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। वो जितना पुराना एडवोकेट है वो उतना ही बेहतर है, क्योंकि बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्लैट बिल्कुल ऐसा है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतरीन आप हो जाएंगे और उतना ही चांस बढ़ जाएगा आपका इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। इसलिए प्रिपरेशन और प्रैक्टिस पूरा चलता ही रहेगा जब तक कि आप एग्जाम नहीं दे देते। एक भी दिन का ब्रेक मैं आपको नहीं दूंगी, दृष्टि आपको नहीं देगा। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। वी मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे। तो अगर आप 365 दिन का ये कोर्स है तो आप 365 डेज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम घर आके आपके कान पकड़ के तो आपको बैठा नहीं सकते प्रैक्टिस करने के लिए, ये डिसिप्लिन आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सिंसियरली प्रैक्टिसिंग द असाइनमेंट्स दैट वी डिस्ट्रीब्यूट एवरी डे। यही आपकी खुद की विल पावर और सिंसियरिटी काम आती है। जो बच्चा अपनी प्रिपरेशन में जितना ईमानदार है उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट है। अपने आप से ईमानदारी करें, ऑनेस्टली प्रिपेयर करें, बस इतना काफी है आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए। ओके, तो ये हमारा मोड रहेगा, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस हमारी साथ चलेगी और ये हमारे पांचों सब्जेक्ट में होगा। ऑल 5 सब्जेक्ट्स वर्क ऑन द सेम मॉडल, राइट? We teach you, then we make you prepare what we have taught the same day, right? At the end of the week, we test everything that we have taught all throughout that week. तो इससे आप लगातार प्रैक्टिस के मोड में रहते हैं। पैसेज को जल्दी से पढ़ के उसको तुरंत सॉल्व कैसे करना है ये आपको आ जाता है। तो ये जो 120 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है लंबे लंबे पैसेजेस का, ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगता। किसी का छूटे ना छूटे, आपका पेपर नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही इतनी कर लिया, आपने इतने पैसेजेस सॉल्व कर डाले हैं कि कोई भी पैसेज चाहे कितना भी लेंदी क्यों ना हो आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको आदत है, क्योंकि आप शुरू से कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर एंटायर कोर्स। ओके, अब कुछ परेशानियां हैं, देयर आर सम थिंग्स, देयर आर सम मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक वाइल प्रिपेयरिंग। जैसे कि एक तो मैंने हाईलाइट कर दी कि भाई आपको प्रिपरेशन और प्रैक्टिस साथ साथ रखनी है, एंड वी टेक केयर ऑफ इट। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डू सिंसियरली व्हाट वी आर आस्किंग ऑफ यू। जो हम आपसे करने के लिए कह रहे हैं वो आप सिंसियरली उतना करें, उतने में भी एग्जाम निकल आएगा। दूसरा, सिर्फ मॉक्स को या टेस्ट को सॉल्व करना ही काफी नहीं होता। अगर आपके स्कूल में आपने बड़े अच्छे आंसर्स लिखे, ठीक है, आपके एग्जाम में, और उस आंसर को चेक करने वाला कोई नहीं, देयर इज नोबडी टू इवैल्यूएट योर आंसर शीट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वर्किंग हार्ड? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग if there's nobody to tell you how you perform? What do these results do? They tell your performance, they tell you about your performance, right? They evaluate your performance, they describe how you performed, what you did.
ठीक है, वो परसेंटाइल जो है वो आपके कैलिबर को रिफ्लेक्ट करता है कि भाई आप 95% पे हैं, आपको 95% आता था जो आपको सब सिखाया गया, कितना बढ़िया, राइट। इसीलिए जो टॉप रैंकर्स होते हैं। तो मॉक्स का टेस्ट का यही सिस्टम है। जो गलती बच्चे करते हैं आलस की वजह से, क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो है कि वो एनालाइज नहीं करते अपने टेस्ट को। अब ये एनालाइज करना कैसे है ये मैं आपको अपने फर्स्ट लेक्चर से सिखाना शुरू कर दूंगी, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू एनालाइज और हाउ यू डू इट, व्हाट एग्जैक्टली are you supposed to do after every passage is something that I'm going to teach you on the same day। जब मैं आपको शीट दूंगी, जिस दिन पहला लेक्चर होगा उस दिन मैं आपको पढ़ाने के बाद यही बताऊंगी कि ये मॉक देने के बाद आपको एनालाइज कैसे करना है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरी कही गई बात को आप बिल्कुल एनग्रेव कर लें अपने दिमाग में। You need to analyze every passage that you are solving. This analysis helps you identify your weaknesses and strengths, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई हो जाती है तो ये स्ट्रेंथ ही बनी रहे, इस पे हम काम करते हैं। वीकनेस आइडेंटिफाई हो जाती है तो ये वीकनेस स्ट्रेंथ कैसे बनाई जाए, हम इस पे काम कर सकें। एनालिसिस के बिना ये नहीं हो पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एनालिसिस के बिना ये नहीं हो पाता और एप्टीट्यूड में एनालिसिस मस्ट है। अगर आपने मॉक कर लिया या टेस्ट दे दिया, पैसेज सॉल्व कर लिया, लेकिन उसे एनालाइज नहीं किया, आपने ये नहीं समझा कि मैंने ये गलती आखिर क्यों की, मुझसे रीजनिंग का ये सवाल गलत कैसे हो गया। देखिए ये इट इज नॉट जीके। इन जीके यू ईदर नो एन आंसर और यू डोंट नो एन आंसर, लेकिन ये रीजनिंग है, यहाँ पे आप रीजन से ऑप्शन डिराइव कर रहे हैं। तो अगर आप सही ऑप्शन नहीं डिराइव कर रहे तो मतलब आप रीजन सही नहीं लगा रहे। तो कौन सा रीजन आपने लगाया और कौन सा रीजन लगना चाहिए था, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। और एनालिसिस से यही चीज सामने आती है, ठीक है। ये स्कूल के एग्जाम नहीं है, ये जीके नहीं है जहां पे अगर आपको आता था तो आप सॉल्व करेंगे, नहीं आता तो आप नहीं करेंगे। यहाँ पे एक एप्टीट्यूड बिल्ड कर रहे हैं हम, आपको आर्ट सिखा रहे हैं आंसर तक पहुंचने की। It is more of a derivation rather than knowing the correct answer immediately after you read the question. No, it is not 2 + 2 4. It is a proper पूरा hypothesis जिसको आपको step by step after step by step you formulas use करके conclusion पे आना पड़ेगा, बिल्कुल ज्योमेट्री की तरह। ओके, सो ये सारा जो एनालिसिस है ये सीखना पड़ता है, ये आता नहीं है ऑब्वियसली। You are a child, we cannot expect you to understand what analysis is. We would teach you, I teach you how to analyze the mocks. But for your own good, for your own sake, आपके अटेम्प्ट के लिए, आपके पेरेंट्स की मेहनत के लिए, आपकी खुद की मेहनत के लिए जरूरी है कि आप इसे अच्छे से समझें और रोज करें। This is an everyday practice just like passages. जब आप इसे एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आप साथ में एक नोटबुक भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। यू वुड बी गिवन अबाउट 5 to 7 passages, about 5 to 7 passages every day, ठीक है। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब वहां पे आप एक नोटबुक मेंटेन करेंगे और उस नोटबुक में आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे कि आपसे गलती क्या हुई, उस गलती को आप कैसे सुधारेंगे, ये आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। अगर आप गलती पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप गलती नहीं पकड़ पाए तो मैं आपको बताऊंगी कि गलती कहाँ थी। अगर आप गलती समझ गए कि गलती ये हुई लेकिन आप उसकी वजह नहीं समझ पाए तो आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको समझाऊंगी कि वजह क्या रही और उसे इंप्रूव कैसे करना है। दिस इज ऑल्सो आई वुड टेल, दिस इज वेयर माई रोल कम्स, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर, ये मेरा गाइडेंस है। एनालिसिस मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन ऑल थ्रू आउट आपकी जर्नी में आपके मेंटर आपके साथ रहेंगे टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं और उस एनालिसिस से वाकई कुछ प्रोडक्टिव गेन कर रहे हैं। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर एंटायर कोर्स। ऐसे चलेगा हमारा पूरा का पूरा क्लासरूम सिस्टम। अगर आप अपने मेंटोर की गाइड की बात भी प्रॉपरली सुन लेते हैं तो ये जो कंपेटिटिव जर्नी है रिलेटिवली काफी इजी भी हो जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने एग्जाम निकाल भी लिया। एंड व्हेन यू लुक बैक आपको समझ आता है कि मैंने मेहनत की थी। मैम मुझसे कहती थी कि एनालाइज करना है, मैं रोज एनालाइज करता था। और जब शायद आप रैंक होल्डर बन जाएंगे और मैं आपको इंटरव्यू कर रही होंगी और आपसे पूछ रही होंगी बताइए आपने क्या किया, तो शायद आपको यही चीजें ध्यान आएगी कि मैंने आपकी बात सुनी, आपने मुझसे कहा था ये करो, मैंने वही किया। काफी होता है ये। आई माई सेल्फ इज अ रैंक होल्डर, मैंने नालसार क्वालिफाई किया,
RML क्वालिफाई किया। उस टाइम पे तो गाइडेंस होता भी नहीं था, बैक व्हेन आई क्वालिफाई द एग्जाम, तो कोचिंग का सिस्टम या गाइडेंस इतना डेवलप नहीं था। इनफैक्ट क्लैट भी बहुत नया था, 2008 में शुरू हुआ क्लैट, 2010 में मैंने एग्जाम दिया, तो क्लैट को आए हुए भी बहुत टाइम नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आई क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, आई मस्ट हैव डन समथिंग राइट। एग्जैक्टली, है ना? तो वही चीजें मैं आपको इम्पार्ट कर सकती हूँ। आई नो व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। ऑल you need to do is just listen to me. If you listen to me and apply all that in your preparation sincerely and dedicatedly, I promise you we together can qualify this exam. ठीक है, बस आपको सुनना है ध्यान से। अच्छा, क्लैट के साथ साथ आप और कौन कौन से एग्जाम्स प्रिपेयर कर लेते हैं? एलेट, ठीक है, एलेट की सेपरेट कोई क्लास नहीं होती, क्योंकि जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो इसी हिसाब से पढ़ाया जाता है कि एलेट साथ में तैयार हो जाए। You do not require any extra syllabus for ALET. In fact, ALET is divided into GK, English and logical reasoning only. ठीक है, 70 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है, बाकी इंग्लिश है और जीके है। ओके, उस लॉजिकल रीजनिंग में मैथ्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आया नहीं है अब तक, आ सकता है, और लीगल रीजनिंग भी आ सकता है। ओके, और वो भी 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। ये आपको क्लैट के दौरान ही पढ़ा दिया जाता है। तो जो बच्चे क्लैट दे रहे हैं बहुत सेफली एलेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, जो क्लैट के लगभग तुरंत बाद हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनके लिए आप अपियर कर सकते हैं? स्लैट, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, जहां पे आप नोएडा, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, ठीक है, इन 4 जगह हैं सिम्बायोसिस लॉ स्कूल। स्लैट जो है वो रिलेटिवली बहुत इजी होता है एग्जाम। ठीक, 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। पहला लेवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, फिर एक ऐसे राइटिंग है, फिर इंटरव्यू है, वाइवा वोस। ठीक है, तो 3 लेवल का होता है एग्जाम। लेकिन ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, और जनरली तो ये अप्रैल मई के आसपास ही होता था, लेकिन इस साल शायद दिसंबर में ही हुआ है, 13-15 दिसंबर को हुआ। ठीक है, तो स्लैट से आप नोएडा या पुणे के कॉलेजेस को एम कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं। क्लैट अपने आप में इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि स्लैट भी आप बिना एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के दे सकते हैं। इसमें बस एक ऐसे राइटिंग होती है, ठीक है, जो 2nd नंबर का पेपर होता है, और उसके लिए आप तभी प्रैक्टिस करें जब आपने सोच रखा है कि मुझे सिम्बायोसिस में ही जाना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्स हैं जिनको हमारा प्रोग्राम केटर करेगा वो है जामिया मिलिया का एग्जाम। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया का एक अपना LLB एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्लैट का जो प्रोग्राम है 2026 का, वो आपको इस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करता है, अगर आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, जामिया का भी एग्जाम बहुत कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, रिलेटिवली इजी है, रीजनिंग नहीं आती, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लैट की तैयारी से बड़े आसानी से निकल आते हैं। मतलब देयर आर नो पैसेजेस, जस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट वेरी प्रॉपरली, और क्लैट में आपको लगता है अच्छे से पढ़ने के बाद भी, या कम टाइम था इसलिए नहीं पढ़ पाए बहुत अच्छे से, लेकिन वो तैयारी इस एग्जाम में काम आ सकती है, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव एक्सेसिव प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है जामिया में। दूसरा फिर होता है CUET। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET का एग्जाम दे सकते हैं। CUET से आप कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, विच इज BHU एंड AMU। पहले ये अपना एग्जाम करवाते थे, लेकिन अब ये CUET से एडमिशन लेने लगे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ये तीनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया, BHU, AMU, और ये बहुत पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो इनका जो कोर स्ट्रक्चर है, कोर करिकुलम, दैट इज वेरी गुड। दे हैव द मोस्ट वंडरफुल फैकल्टी, बहुत पुराने और मंझे हुए फैकल्टीज हैं, मतलब अपने आप में करिकुलम बहुत रॉबस्ट है। जामिया CUET के अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एक MHCET भी है, महाराष्ट्र सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो MHCET है ये सबसे आसान होता है, एक्चुअली बहुत इजी एग्जाम होता है। तो इसके कुछ अच्छे कॉलेज हैं, मैं बता देती हूँ। द बेस्ट कॉलेजेस और द मोस्ट नोन कॉलेजेस आर GLC गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई एंड ILS पुणे।
they are very good. GLC in fact is one of it is better than many national universities also. That's how good it is. बहुत ही बढ़िया कॉलेज है. इस देश के सबसे बड़े बड़े जजेस और लॉयर्स उस कॉलेज से निकल कर आए हैं. ILS भी अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉलेज है. ये Tier 1 कॉलेज है. Tier 2 में रिजवी एंड प्रवीण गांधी कॉलेज आर गुड कॉलेजेस. ये अच्छे कॉलेजेस हैं और बहुत इकोनॉमिकल भी हैं. इनफैक्ट MHCT से एफिलिएटेड सारे के सारे कॉलेजेस बहुत इकोनॉमिकल हैं. दे आर नॉट एक्सपेंसिव. NLUs ऑन द कॉन्ट्ररी आर क्वाइट एक्सपेंसिव. ठीक है. तो इसके अलावा देर आर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, LSAT एंड LNAT. अब ये अलग एग्जाम्स हैं. हमारा CLAT 26 का प्रोग्राम इन एग्जाम्स को केटर नहीं करता. वी डू नॉट केटर टू दिस एग्जाम. ये सारे ALET, SLAT, MHCT, जामिया, CUET, ये सब आपस में कनेक्टेड है. सिलेबस लगभग सेम है, पैटर्न डिफरेंट है, बट सिलेबस सेम है. और क्योंकि सिलेबस तो सेम है तो आप बस अपनी अपनी अलग अलग प्रैक्टिस करके इन सारे एग्जाम्स को एक ही सिलेबस के बेसिस पे क्वालिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो प्लान भी हमेशा ऑप्शन में होना चाहिए क्योंकि क्लैट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और एग्जाम भी बहुत टफ है. तो आई सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स फिल फॉर्म्स फॉर ऑल दीज एग्जाम्स सो दैट दे हैव मल्टीपल कॉलेजेस टू चूज फ्रॉम if in case they're not able to get a good college from CLAT. तो ये सारे एग्जाम है. इसके अलावा कुछ जो बेसिक चीज है जो आपको ध्यान देनी है, जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, वो है रीडिंग. दिस इज अ स्किल दैट यू कैन नॉट अवॉइड. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप CLAT 2020 के बाद किसी भी टॉपर से बात कर लें. ठीक है. Anyone who has taught this exam, the top 50 students would always say कि रीडिंग पे उन्होंने ध्यान दिया. सोचने वाली बात है. पैसेज बेस्ड एग्जाम है, लंबे लंबे पैसेजेस है, पैसेज पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अगर रीडिंग स्लो है तो पैसेज स्लो रीड करोगे, क्वेश्चन स्लो सॉल्व करोगे, पेपर छूट जाए. आप कितने भी एक्यूरेट क्यों ना हो, आपका एप्टीट्यूड कितना बेहतरीन क्यों ना हो, अगर आपकी रीडिंग स्लो है तो एग्जाम छूट जाएगा. एग्जाम छूट गया तो आपकी सारी मेहनत पानी हो जाएगी. इसलिए जो बच्चे भी सीरियसली क्लैट को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो इस चीज पे ध्यान दें कि इससे बच के वो नहीं जा सकते. आई कैन ओनली गाइड यू एज टू व्हाट यू कैन डू टू डेवलप दिस स्किल. करना आपको खुद है. मैं आपको सिखा सकती हूँ लेकिन पढ़ना आपको खुद पड़ेगा. तो अगर आप वाकई सीरियसली क्लैट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, एक अच्छा कॉलेज पाना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. और इतना ध्यान देना पड़ेगा कि आप you'd have to do it every day. Just like everything else, reading also requires constant practice in order to become decent at it. Okay, so this is one thing. बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं. So this is what the orientation is about CLAT, legal reasoning and everything. और अब अगली क्लास में हम प्रॉपर तैयारी शुरू करेंगे. आई होप कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने टच नहीं किया, और अगर ऐसा है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू address to all your problems, right? So that's all for today guys. Thank you so much. I shall see you very soon. तब तक सब आप अपना ख्याल रखें. Bye bye. Take care.